Hello students, welcome back to Economics Pulse. My name is Anjali Kundal and I teach you economics. आज की क्लास में जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है लॉन्ग रन कॉस्ट के बारे में। ये ट्रेडिशनल अप्रोच का ही एक कंसेप्ट है। यहाँ पे हम जो है हम बात करेंगे लॉन्ग रन टोटल कॉस्ट के बारे में, लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट के बारे में और लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट के बारे में। हम वन बाय वन जो है इसको समझेंगे, इसके ग्राफ्स को समझेंगे, इनके कर्व्स को समझेंगे, इसको कैसे बनाते हैं हम वो देखेंगे, कौन से टाइम पे जो है वो ये इंक्रीज करता है डिक्रीज करता है, हम इन सब चीज़ों के बारे में समझेंगे। हाँ जी, तो हमने जो पिछली क्लास के बारे में हम बात करें तो हमने पिछली 2 क्लासेस में हमने शॉर्ट रन कॉस्ट के बारे में बात करी थी। वो भी ट्रेडिशनल अप्रोच के ही कंसेप्ट थे। तो हमने बात करी थी शॉर्ट रन कॉस्ट के बारे में। इस क्लास में हम जो है लॉन्ग रन टोटल कॉस्ट के बारे लॉन्ग रन कॉस्ट के बारे में बात करेंगे। लॉन्ग रन कॉस्ट के साथ साथ हम ये भी डिस्कस करेंगे कि हमने शॉर्ट रन में क्या पढ़ा था। तो बेसिकली हम एक ये जो वीडियो होगी इसमें हम कंपैरिजन भी करते जाएंगे और साथ के साथ हम समझते भी जाएंगे, जो लॉन्ग रन कॉस्ट का कंसेप्ट है उसको भी समझते जाएंगे और शॉर्ट रन के साथ उसको कंपेयर भी करते जाएंगे कि वहां पे हमने क्या चीजें पढ़ी थी और हमने आज की क्लास में क्या पढ़ रहे हैं। तो लॉन्ग रन टोटल कॉस्ट के बारे में बात करें, यहाँ पे जितने भी हमारे जो फैक्टर्स होते हैं वो सारे के सारे वेरिएबल होते हैं। शॉर्ट रन कॉस्ट में ऐसा नहीं होता। वहाँ पे जितने भी इनपुट्स होते हैं वहाँ पे या तो वो फिक्स्ड होते हैं या वेरिएबल होते हैं, मतलब कि वो फिक्स्ड भी होते हैं और वो वेरिएबल भी होते हैं। कुछ फैक्टर्स जो है वहाँ पे वो फिक्स्ड होते हैं और कुछ वेरिएबल होते हैं, पर लॉन्ग रन टोटल कॉस्ट में सारे के सारे इनपुट्स या सारे के सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जो है वो वेरिएबल होते हैं। लॉन्ग रन टोटल कॉस्ट क्या कहता है? लॉन्ग रन टोटल कॉस्ट कहता है कि इट इज दैट कॉस्ट एट the minimum cost, it is that in which the minimum cost at which the level each level of output is produced। यहाँ पे हम प्रोडक्शन इस हिसाब से करते हैं, हमने अपने आउटपुट को इस हिसाब से प्रोड्यूस करना है या अपने लेवल ऑफ आउटपुट को इस हिसाब से बढ़ाना है कि हमें जहाँ यहाँ पे जो है वो हमारा प्लांट्स जो प्लांट साइज है उसमें हमें मिनिमम कॉस्ट बेयर करनी पड़े, या हमें अपनी जो टेक्नोलॉजी लगानी है वो उसमें हमें मिनिमम कॉस्ट जो है वो बेयर करनी पड़े। अब यहाँ पे एक चीज़ जो है वो समझने वाली है कि यहाँ पे लॉन्ग रन टोटल कॉस्ट जो है या तो वो इक्वल होगा या वो शॉर्ट रन टोटल कॉस्ट से बिलो होगा। ठीक है, आप जब इसके कर्व्स के बारे में भी हम पढ़ेंगे ना, जब हम बात करेंगे तो आप देखोगे कि जो लॉन्ग रन टोटल कॉस्ट है वो या तो कम होता है, ठीक है, या उसके इक्वल होगा, पर उससे ज़्यादा नहीं होगा। शॉर्ट रन टोटल कॉस्ट से ऊपर लॉन्ग रन टोटल कॉस्ट नहीं जाएगा। अब लॉन्ग रन टोटल कॉस्ट यहाँ पे अगर लॉन्ग रन फर्म की बात करें, अगर मान लो कि मेरे पास जो फर्म है वो लॉन्ग रन फर्म है, ठीक है, मेरे पास इनफ टाइम है, सो आई कैन प्रोड्यूस एट द गिवन लेवल ऑफ आउटपुट जहाँ पे मुझे कॉस्ट मिनिमम जो है वो बेयर करनी पड़े। अब क्योंकि लॉन्ग रन फर्म है तो ऑब्वियस ही बात है मेरे पास यहाँ पे सफिशिएंट टाइम होगा। शॉर्ट रन में ऐसा नहीं होता। शॉर्ट रन में हमारे पास बहुत लिमिटेड टाइम होता है, वी हैव कंस्ट्रेंट ऑफ टाइम, पर यहाँ पे हमारे पास सफिशिएंट टाइम होता है। तो हम जो अपना प्लांट साइज है वो भी ऑप्टिमम लेवल ऑफ प्लांट साइज हम सिलेक्ट करते हैं, क्योंकि हमारे पास इनफ टाइम है तो हम अपना जो प्लांट साइज है उसको भी हम हिसाब से देखते हैं कि हमने कितना प्लांट साइज रखना है और जो हमारी फर्म्स होंगी कौन सी फर्म में जो है मुझे मिनिमम कॉस्ट मिल रही है और मुझे कहाँ से ज़्यादा आउटपुट जो है वो प्रोड्यूस करना है, जहाँ पे मुझे ज़्यादा प्रोडक्शन करनी है। मैं क्या करती हूँ, लॉन्ग रन में क्या होता है, हमारा जो प्लांट साइज होता है ना वो काफ़ी बड़ा होता है और उसके अंदर जो है वो छोटी छोटी फर्म्स होती हैं, ठीक है। अब शॉर्ट रन में ऐसा नहीं होता। शॉर्ट रन में जो फर्म्स होती है बेसिकली वही काइंड ऑफ इंडस्ट्री ही होती है, पर यहाँ पे जो इंडस्ट्री होती है उसके अंडर भी सब यूनिट्स होते हैं, सब फर्म्स होती हैं। और साथ के साथ इसमें जो होता है यहाँ पे हमारे वी ऑल्सो सिलेक्ट द लीस्ट कॉस्ट फैक्टर प्रोपोर्शन, मतलब कि जो हमारी फैक्टर इनपुट्स होते हैं वो भी लीस्ट कॉस्ट पे होंगे, ठीक है ना, हमारी यहाँ पे भी मिनिमम कॉस्ट होगी। और अगर हम इसकी बात करें लॉन्ग रन टोटल कॉस्ट के कर्व की, चलिए, तो लॉन्ग रन टोटल कॉस्ट की कर्व की बात करें तो ये सबसे पहले आप देखो, ये ना हमारा ओरिजिन से स्टार्ट होता है। ये आप देखो, ये 0 से, मतलब जो हमारा ओरिजिन पॉइंट है वहां से स्टार्ट हो रहा है। अगर आप देखो ये स्लोप जो है वो पॉजिटिव है, ठीक है, ये नेगेटिव साइड नहीं आ रहा, ये पॉजिटिव, ये सीधा ऊपर बढ़ता जा रहा है। पहले आप देखो यहाँ पे जब ये जो हमारा एरिया है, ठीक है, यहाँ पे अगर आप देखो हमारा कर्व कैसे जा रहा है, ये हमारा इंक्रीज हो रहा है, पर कैसे इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीजिंग रेट पे इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो है हमारी कॉस्ट जो है वो हम लगा तो रहे हैं, यहाँ पे हम प्रोडक्शन कर रहे हैं, पर जो हमारी प्रोडक्शन है वो बहुत अच्छे लेवल पे प्रोडक्शन हो रही है, हमारी आउटपुट वहां से काफी ज्यादा अच्छी जनरेट हो रही है, हमें रिटर्न्स बहुत ज्यादा अच्छे मिल रहे हैं और यहाँ पे हमारी कॉस्ट जो है वो मिनिमम है। अब धीरे धीरे देखो यहाँ पे एक लेवल आया जहाँ पे ये थोड़ा सा स्टेगनेंट हो गया।
स्टेगनेंट मतलब स्टेबलाइज होना शुरू हो गया, मेरी कॉस्ट थोड़ी स्टेबलाइज होगी। अब ये जो है वो थोड़ा सा ऑप्टिमम लेवल हम बोल सकते हैं, जहाँ पे हमारी कांस्टेंट रिटर्न्स मिल रहे हैं मुझे, ठीक है। अब ये यहाँ पे मुझे कांस्टेंट रिटर्न्स मिल रहे हैं, मेरी कॉस्ट भी जो है वो कांस्टेंट हो जाएगी। अब देखो, अब यहाँ पे देखो एकदम से रैपिड इंक्रीज देख रहे हो, ठीक है। अब यहाँ पे जो कर्व है हमारा एकदम से बढ़ रहा है, मतलब कि हमारी रैपिड इंक्रीज हो रही है। तो ये जो रैपिड इंक्रीज हो रही है वो क्या शो कर रहा है, यहाँ पे हमारे इंक्रीजिंग रेट पे हमारे कॉस्ट इंक्रीज कर रही है, मतलब कि हमारे यहाँ पे डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल है। सबसे पहले हमने बात करी यहाँ पे हमारे इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल आए, ठीक है। इसको मैं 1 पार्ट कर देती हूँ। यहाँ पे ये जो है एक एरिया, यहाँ पे जो है मुझे डिक्रीजिंग रेट पे जो है मेरी इंक्रीमेंट हो रही है कॉस्ट में, पर यहाँ पे मुझे जो है हायर कांस्टेंट जो है हायर रिटर्न्स मिल रहे हैं, यहाँ पे मुझे इंक्रीजिंग रिटर्न्स मिल रहे हैं। ये मेरा कांस्टेंट एरिया है, ठीक है। यहाँ पे मुझे जो है कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल मिल रहे हैं और यहाँ पे मेरी जो कॉस्ट है वो भी कांस्टेंट है। अब आगे देखो तो मेरे यहाँ पे डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल है, पर यहाँ पे मेरी जो कॉस्ट है वो रैपिडली इंक्रीज हो रही है, ठीक है। ये हमारी प्रॉपर्टीज बता रही हैं लॉन्ग रन टोटल कॉस्ट की। अब आगे बढ़ते हैं, लॉन्ग रन टोटल कॉस्ट के बारे में और हम बात करें तो आगे हम बात करेंगे लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट के बारे में। लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट को हम एनवेलप कर्व भी बोलते हैं, ठीक है। एनवेलप कर्व क्यों बोलते हैं, चलिए हम वो समझते हैं। सबसे पहले लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट की जो डेफिनेशन है वो है, इट रेफर्स टू द मिनिमम पॉसिबल पर यूनिट कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग डिफरेंट क्वांटिटीज ऑफ आउटपुट इन द लॉन्ग पीरियड। यहाँ पे हम लॉन्ग पीरियड में क्या करते हैं, हम मिनिमम पॉसिबल जो हमारा पर यूनिट कॉस्ट होता है हम उस लेवल पे प्रोड्यूस करते हैं, और यहाँ पे हम डिफरेंट क्वांटिटीज प्रोड्यूस करते हैं आउटपुट की। अब जैसे मैंने आपसे बात करी कि जो हमारा यहाँ पे जो प्लांट साइज है वो बहुत ज़्यादा बड़ा होता है। क्योंकि हमारा प्लांट साइज यहाँ पे इतना बड़ा होता है तो हम क्या करते हैं, उसको सब यूनिट्स में डिवाइड कर देते हैं, और इस तरीके से डिवाइड करते हैं कि हमें कहीं जगह पे जो है हमें मिनिमम कॉस्ट बेयर करनी पड़ रही है, कहीं जगह पे हमें हायर कॉस्ट बेयर करनी पड़ रही है। अब जहाँ पे हमें मिनिमम कॉस्ट बेयर करनी पड़ रही है वहाँ पे मैं क्या करूँगी, अपनी प्रोडक्शन को ज़्यादा बढ़ा दूंगी, पर जहाँ पे मुझे हायर कॉस्ट मिल रही है वहाँ पे मैं अपनी प्रोडक्शन को कम रखूंगी। तो यहाँ पे जो मेरी क्वांटिटीज़ होती है ना, जो आउटपुट की जो हम आउटपुट प्रोड्यूस करते हैं उसकी क्वांटिटीज़ जो है वो डिफरेंट रखती हूँ मैं एकदम से जो है सभी को इक्वल नहीं रखूंगी। कहीं पर मैं ज़्यादा प्रोडक्शन कर सकती हूँ, कहीं पर मैं कम प्रोडक्शन कर सकती हूँ, डिपेंडिंग अपॉन कि मुझे कॉस्ट कहाँ पर मिनिमम बेयर करनी पड़ रही है। अब आगे बढ़े तो लॉन्ग रन टोटल कॉस्ट का जो लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट है वो कैसे निकालते हैं। तो लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट बेसिकली क्या रेफर करती है, लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट इज इक्वल टू द लॉन्ग रन टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय द क्वांटिटी ऑफ आउटपुट, ठीक है। जितनी हमारी क्वांटिटी ऑफ आउटपुट है उससे हम डिवाइड करेंगे लॉन्ग रन टोटल कॉस्ट को, तो हमारा एक फॉर्मूला बन जा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट आगे बात करें, एक रैशनल प्रोड्यूसर क्या होता है। यहाँ पे हाँ एक और चीज़ मैंने बात करनी थी कि जो हमारा लॉन्ग रन पीरियड होता है वहाँ पे हम जो है डिफरेंट साइजेस ऑफ प्लांट्स जो है वहाँ पे अपना जो है प्रोडक्शन करते हैं। जैसे मैंने अभी भी बात करी कि यहाँ पे जो हमारे प्लांट साइज है वो डिफरेंट होगा या हमारी फर्म साइज है वो डिफरेंट होगा। और यहाँ पे जो रैशनल प्रोड्यूसर्स है वो क्या करते हैं, एक जो रैशनल प्रोड्यूसर होता है ना उसका मेन मोटिव क्या होता है। अब आप बताओ कि अगर आप एक रैशनल प्रोड्यूसर हो, ठीक है, अगर आपको प्रोडक्शन करनी है तो आपका क्या मोटिव होगा, आपका मेजर मोटिव यही होगा ना कि मुझे अपना जो है जो मेरा प्रॉफिट्स है उनको इंक्रीज करने हैं। आखिरकार प्रोड्यूसर को क्या चाहिए, प्रॉफिट्स चाहिए, है ना, ताकि उसकी मिनिमम लागत जो उसकी लागत है वो कम हो और उसको प्रॉफिट्स जो है वो ज़्यादा मिल सकें। तो वो क्या करते हैं, रैशनल प्रोड्यूसर लॉन्ग रन में क्या करता है, वो इस हिसाब से प्रोड्यूस करता है कि जो उनका प्लांट साइज है ना वो अपने प्लांट साइज को भी इंक्रीज कर रहा है, वो अपनी कॉस्ट को रिड्यूस कर रहा है, कॉस्ट को वो अपने रिड्यूस करेगा, प्लांट साइज को अपने इंक्रीज करेगा और एक ऑप्टिमम लेवल पे आएगा। और जो ऑप्टिमम लेवल होगा ना वहां पे वो इक्विलिब्रियम बनाने की कोशिश करेगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे ईच प्लांट हैज इट्स शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट। यहाँ पे क्या होता है कि हर प्लांट के अंदर ना एक शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट भी होती है लॉन्ग रन के अंदर ही, ठीक है। अब आप ये फॉर्मूले यहाँ पे कर्व के अंदर भी देख सकते हो, ये जो कर्व बन रहा है लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट का, आप देख सकते हो ये ज्यादा फ्लैटर है दैन द शॉर्ट रन कॉस्ट। जो शॉर्ट रन कॉस्ट है वो इतना फ्लैटर नहीं है, पर जो लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट है वो ज़्यादा फ्लैटर है। और दूसरी चीज़ इसके अंदर जो है वो छोटे छोटे से शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट के कर्व्स भी बने हुए हैं जो टेंजेंट है,
ठीक है। अब जहां पे मिनिमम पॉइंट पे एवरेज कॉस्ट, जहां पे टेंजेंट है, मिनिमम पॉइंट ऑफ एवरेज कॉस्ट एंड मिनिमम पॉइंट ऑफ लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट, शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट एंड लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट का जहां पे मिनिमम पॉइंट है, ये वाला पॉइंट मान लो कि ये M पॉइंट है, ठीक है। इस पॉइंट पे जो है मेरी ऑप्टिमम आउटपुट होगी, ठीक है। यहाँ पे मेरी ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज होंगे, यहाँ पे मेरी प्रोडक्शन जो है वो बहुत अच्छी होगी, यहाँ पे मेरी कॉस्ट मिनिमम होगी क्योंकि हम शॉर्ट रन की भी एवरेज कॉस्ट ले रहे हैं, वो भी एक मिनिमम पॉइंट पे ले रहे हैं, और लॉन्ग रन की भी एवरेज कॉस्ट मिनिमम पॉइंट पे ले रहे हैं। यहाँ पे मुझे ऑप्टिमम जो है यूटिलाइजेशन ऑफ मेरे रिसोर्सेज हो जाएंगे और मेरी ऑप्टिमम आउटपुट होगी, मेरी आउटपुट जो है वो बहुत बेहतरीन होगी। और ये जो पॉइंट होगा ये बेसिकली एक इक्विलिब्रियम पॉइंट होगा, या इसको हम बोलते हैं ऑप्टिमम आउटपुट पॉइंट। ओके, तो आगे बढ़ते हैं इसके कर्व के बारे में। ईच प्लांट हैज इट्स शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट विद हुज हेल्प वी कैन एस्टिमेट द लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट। हमने बोला कि जो इसके अंदर जो है वो शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट, यहाँ पे क्या होता है, जो प्रोड्यूसर होता है वो क्या करता है, शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट के हिसाब से अपनी लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट को ना एस्टिमेट भी करता है, ठीक है। जो हमारा शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट है वो पहले वो देखेगा कि मेरी कॉस्ट जो है, एवरेज कॉस्ट जो है शॉर्ट रन में कैसी जा रही है, उसके अकॉर्डिंग वो क्या करेगा, लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट को एस्टिमेट करेगा कि हाँ मुझे अब आगे मुझे लॉन्ग टर्म पे मुझे कितना जो है वो पैसा लगाना है, मुझे कितनी लागत लगानी है कि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट्स अर्न कर सकूँ मैं, ठीक है। अब यहाँ पे LSE इज टेंजेंट टू ईच शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट। अब यहाँ पे जितने भी शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट है वो उनको इंटरसेक्ट नहीं करती, लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कभी भी उनको इंटरसेक्ट नहीं करेगी, उनके साथ टेंजेंट होगी, ठीक है, वो टेंजेंट पॉइंट आएगा। अब आप देखो यहाँ पे लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट का सिर्फ एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पे जो है मुझे ऑप्टिमम आउटपुट मिल रही है, मैंने बताया, जहाँ पे शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट का भी मिनिमम पॉइंट है, पर बाकी सारी जगह आप देखो ये शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट के मिनिमम पॉइंट्स नहीं है, लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट के भी मिनिमम पॉइंट्स नहीं है, वहां पे टेंजेंट नहीं हो रहे। जहां पे वो टेंजेंट जो है वो दोनों के मिनिमम पॉइंट पे आएगा वहां पे ही हमें ऑप्टिमम आउटपुट मिलेगी। अब लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट की बात करें, अच्छा इसमें एक और रीज़न है कि ये जो ऑप्टिमम जो पॉइंट है, जो मिनिमम पॉइंट है M, ठीक है, वो ऐसा, इसका रीज़न क्या है कि वो जो है वो फॉल कर रहा है, मतलब जो मेरी शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट है वो भी फॉल कर रही है और लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट है वो भी फॉल कर रही है, दोनों की दोनों नेगेटिव हो रही हैं। जब दोनों की दोनों नेगेटिव हो जाएंगी, ठीक है, एक ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा पॉइंट होगा या मतलब जो शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट और लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट है पॉजिटिव होगी, नेगेटिव होगी या जीरो होगी, जहां पे मेरा ऑप्टिमम आउटपुट आएगा। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि हमारी वहां पे नेगेटिव, क्योंकि मिनिमम पॉइंट पे आ रही है तो हमारी वो नेगेटिव लेवल पे आएगी, एक नेगेटिव हमारी यहाँ पे रिड्यूसिंग लेवल पे जो है हमारी कॉस्ट होगी और उसको हम नेगेटिव बोलेंगे। तो शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट जो है वो भी नेगेटिव होगी और जो लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट है वो भी नेगेटिव होगी, जहां पे हमारी टेंजेंसी का जो है स्लोप बनेगा। तो हमारी लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट और शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट दोनों के स्लोप्स जो है वो एक जगह पे बनेंगे। ओके, आगे बात करते हैं लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट को किस हिसाब से नेम किया जाता है। लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट को दो तरीके से नेम किया जाता है, एक बोलते हैं एनवेलप कर्व जो हमने स्टार्टिंग में भी बात करी, दूसरा बोलते हैं हम प्लानिंग कर्व। ओके, तो हम लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट को एनवेलप कर्व क्यों बोलते हैं, हम पहले वो समझते हैं। तो इसका रीजन मेन ये है बिकॉज इट इनक्लोजेज ऑल द शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व्स, ठीक है, जितने भी शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व्स हैं उनको इनक्लोज करता है। इट इम्प्लाइज दैट द एवरेज कॉस्ट इन द लॉन्ग रन कैन नॉट एक्सीड द, ये हमारे पहले वाला ही रीजन हो गया कि जो हमने पहले पढ़ा था ना ये चीज, लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट, लॉन्ग रन कॉस्ट इज लेस देन इक्वल टू शॉर्ट रन कॉस्ट, ठीक है, ये चीज यहाँ पे आ जाती है, ठीक है, क्योंकि वो अपने यहाँ पे जो है हमारी शॉर्ट रन से जो है वो बढ़ा नहीं सकते, हम अपनी लॉन्ग रन कॉस्ट को शॉर्ट रन से बढ़ा नहीं सकते। और यहाँ पे मेन रीजंस क्या होते हैं, यहाँ पे इंडिविजिबिलिटी फैक्टर्स होते हैं, ठीक है, यहाँ पे हम अपनी प्रोडक्शन को फुल कैपेसिटी तक यूज़ कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास इनफ टाइम होता है, तो हम अपनी जो प्रोडक्शन है उसको उसी हिसाब से यूज़ करेंगे, ठीक है। साथ के साथ यहाँ पे हमारी शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट में थोड़ी सी मतलब कैपेसिटी बच भी सकती है, पर यहाँ पे लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट में ऐसा नहीं होता क्योंकि इनफ टाइम होता है, तो हम अपनी पूरी की पूरी फुल कैपेसिटी के हिसाब से हम यूज़ करते हैं। इंडिविजिबिलिटी ऑफ फैक्टर्स होते हैं यहाँ पे, ये मेजर रीजंस होते हैं, यहाँ पे रीजंस लिख लो, इंडिविजिबिलिटी ऑफ फैक्टर्स, एंड
दूसरा रीज़न है हमारा दैट इज फैक्टर्स कैन बी यूज्ड टू फुल कैपेसिटी। ठीक है ना, हमारी फुल कैपेसिटी से हम इसको यूज करेंगे। अब बात करते हैं प्लानिंग कर्व। अब इसको प्लानिंग कर्व क्यों कहा जाता है? प्लानिंग कर्व की बात करें तो यहाँ पे विद द हेल्प ऑफ दिस कर्व अ फर्म कैन प्लान एज टू विच प्लांट इट शुड बी प्रोड्यूस्ड डिफरेंट क्वांटिटीज ऑफ आउटपुट। ठीक है, अब मुझे यहाँ पे प्लानिंग कर्व हम क्यों बोलते हैं, क्योंकि लॉन्ग रन में बेसिकली क्या होता है, मेरे पास सफिशिएंट टाइम है, सो आई हैव इनफ टाइम टू प्लान। तो मैं क्या करूँगी, अपनी प्लानिंग उस हिसाब से करूँगी कि मुझे कितनी क्वांटिटी प्रोड्यूस करनी है, कहाँ पे प्रोड्यूस करनी है, और जो जहाँ पे मुझे मिनिमम आउटपुट, जहाँ पे मुझे मिनिमम कॉस्ट होगी वहाँ पे ही मैं अपनी आउटपुट को प्रोड्यूस करूँगी, और कितना प्रोड्यूस करूँगी उसके बारे में भी मैं पूरा सोचूंगी। तो यहाँ पे इसीलिए इसको प्लानिंग कर्व भी कहा जाता है। और एक चीज़ और बात है, क्योंकि ये शॉर्ट रन कॉस्ट के एस्टिमेशन पे बनता है, इसीलिए भी इसको प्लानिंग कर्व कहा जाता है। तो हमारे पास 2-3 रीजंस हैं इसमें प्लानिंग कर्व क्यों कहा जाता है। फर्स्ट इज द रीजन क्योंकि ये शॉर्ट रन कॉस्ट के एस्टिमेशन पे बनता है। दूसरी चीज़ कि हमारे पास यहाँ पे इनफ टाइम होता है सो दैट वी कुड डिसाइड कि हमें क्या प्रोड्यूस करना है, कितना प्रोड्यूस करना है, कितनी क्वांटिटीज में प्रोड्यूस करना है, और कौन सी फर्म्स में हमें प्रोडक्शन करनी है। मतलब मेरे पास अगर सब यूनिट्स हैं तो मैं किस यूनिट में कितना प्रोडक्शन करूंगी। ठीक है, मेरे पास एक प्लांट है, एक लार्जर प्लांट है, उसके अंडर मेरे पास सब प्लांट्स हैं, तो उसमें कौन से प्लांट में मैं कितनी ज़्यादा प्रोडक्शन करूंगी, कितनी कम प्रोडक्शन करूंगी, डिपेंडिंग अपॉन माय कॉस्ट, कि मुझे कॉस्ट कितनी बेयर करनी पड़ रही है। ठीक है, अब आगे आते हैं मेन रीजंस ऑफ लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट इज यू शेप्ड। ठीक है, अब हमने पहले बात करी थी कि हमारे शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट जो है, हमारे इसमें जो हमारी ट्रेडिशनल कॉस्ट में हमारे जो शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट होते हैं, शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट और लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट होते हैं, वो दोनों ही यू शेप्ड होते हैं। हमने पिछली क्लासेस में बात करी थी कि मार्जिनल कॉस्ट और एवरेज कॉस्ट क्यों यू शेप्ड होते हैं। आज हम बात करेंगे कि यहाँ पे लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट क्यों यू शेप होता है। ठीक है, अब यहाँ पे लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट टेंड्स टू डिक्लाइन इन अकॉर्डिंग विद द इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल। सबसे पहले क्या होता है कि हम मुझे ज़्यादा जो है रिटर्न्स मिल रहे हैं, मेरी कॉस्ट मिनिमम है तो मुझे रिटर्न ज़्यादा मिल रहे हैं। जैसे जैसे मुझे ज़्यादा रिटर्न्स मिलेंगे तो मुझे क्या होगा, मेरी यहाँ पे कॉस्ट मिनिमम है तो मुझे ज़्यादा रिटर्न्स मिल रहे हैं, तो मेरा पहले जो है वो ग्राफ डाउनवर्ड जाएगा, मेरा कर्व जो है वो डाउनवर्ड आएगा, मेरी कॉस्ट कर्व जो है नीचे आनी शुरू हो जाएगी, रिड्यूस करेगी। फिर एक पॉइंट आएगा जहाँ पे वो स्टेबलाइजेशन का पॉइंट होगा, जहाँ पे मुझे कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल मिलेंगे, वो एक मिनिमम पॉइंट होगा। ठीक है, वो जो मिनिमम पॉइंट होगा वो होगा ऑप्टिमम आउटपुट का पॉइंट। फिर उसके बाद मैं आऊँगी उस लेवल पे जहाँ पे मेरी रैपिडली जो है, मेरी जो इंक्रीमेंट हो रही है कॉस्ट में, जैसे ही मेरी रैपिडली इंक्रीमेंट हो रही है कॉस्ट में, मेरी कॉस्ट जो है एकदम से जो है वो बढ़नी शुरू हो जाएगी, और वहाँ पे मुझे क्या होगा, हमारे डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू स्केल मिलेंगे। ठीक है, मेरे जो रिटर्न्स टू स्केल है धीरे धीरे करके रिड्यूस करने शुरू हो जाएंगे, पर मेरी कॉस्ट जो है वो बढ़ती चली जाएगी, इसीलिए वो यू शेप्ड बनता है, ऐसे बनता है, इसीलिए ऐसे। ठीक है, अब इसके रीजंस क्या होते हैं, इसके मेजर रीजंस होते हैं। सबसे पहले आ गया हमारा इकोनॉमीज ऑफ स्केल। इकोनॉमीज ऑफ स्केल बेसिकली क्या होता है, जहाँ पे यहाँ पे ना इसके अंदर भी 3 मेजर रीजंस हम बात करते हैं। यहाँ पे मेन कॉज ऑफ फॉलोइंग द LAC इज द इकोनॉमीज ऑफ स्केल, बिकॉज यहाँ पे प्रोडक्शन हमारी इंक्रीज हो रही है। अब प्रोडक्शन क्यों इंक्रीज हो रही है, अब ऐसा है कि मेरे पास जो है एक बड़ा सा प्लांट है। ठीक है, आई हैव अ फुल इंडस्ट्री ऑफ, फॉर एग्जाम्पल कोई भी एग्जांपल ले लेती हूँ, मान लो मैंने कुछ भी प्रोड्यूस करना है, फॉर एग्जांपल आई हैव टू प्रोड्यूस सम टैबलेट्स, ठीक है, और सम फोन, ठीक है, कुछ भी मुझे कुछ प्रोड्यूस करना है, तो पहले क्या होगा, मेरे यहाँ पे स्पेशलाइजेशन ऑफ, एक मुझे फ़ायदा मिलेगा कि मुझे ना स्पेशलाइजेशन ऑफ लेबर हो जाएगी। ठीक है, जैसे जैसे मैं उनको ट्रेन करती जाऊँगी मेरे पास स्पेशलाइजेशन ऑफ लेबर, क्योंकि मेरा प्लांट साइज़ बड़ा है। ठीक है, अब ज़्यादा प्लांट साइज़ बड़ा होने की वजह से वो ज़्यादा जो मेरे पास लेबरर्स हैं या जो मेरे पास एम्प्लॉयज़ हैं वो ज़्यादा एफिशिएंट है।
ठीक है ना, जितना मेरा लेबर है वो ज़्यादा एफिशिएंट है। जैसे जैसे वो अपनी एफिशिएंसी इंक्रीज करता जाएगा वो उस चीज़ में एफिशिएंट हो जाएगा, सॉरी स्पेशलाइज करना शुरू हो जाएगा। ठीक है, अब वो अपनी जो फील्ड है उसमें स्पेशलाइज हो गया, तो क्या करेगा, तो मैं क्या करूँगी, मुझे इस चीज़ का एक फ़ायदा मिल गया क्योंकि अब वो स्पेशलाइज है उस चीज़ में। मैं क्या करूँगी, मैं उसके अंडर 50 और बंदे जो है वो रख लूँगी। तो मैं क्या करूँगी, अब उसके अंदर मैंने 50 बंदे रखे, मैंने उसको बोल दिया कि तूने ना उसको ट्रेन करना है, तो वो क्या करेगा, अब उनको ट्रेन करेगा। अब मुझे उस चीज़ का फ़ायदा मिल गया, नहीं तो मुझे किसी और बंदे को हायर करना पड़ेगा बाहर से। अब मैं अंदर ही अपने ही जो मेरा यूनिट है उसी के ही अंडर जो कोई पर्सन था उसे एक मैनेजरियल पोजीशन पे रख के मैं बाकियों को भी ट्रेन कर रही हूँ। तो यहाँ पे क्या हो गया, स्पेशलाइजेशन ऑफ जो मेरा फैक्टर्स है या फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है जैसे लेबर हो गई, उससे मैं एक जो है वो इकोनॉमीज ऑफ स्केल जनरेट कर रही हूँ। और यहाँ पे डिवीजन ऑफ लेबर भी होते हैं। मान लो कि यहाँ पे क्या हो गया, मेरे पास ज़्यादा यूनिट्स हैं, ठीक है, मेरा एक लार्ज स्केल है, उसके अंडर मेरे पास 6 से 7 जो है वो यूनिट्स है। अब वो हर यूनिट में जो है मैंने एक एक बंदे को असाइन कर दिया कि आपको इनको ट्रेन करना है, आपको 20 बंदे ट्रेन करने हैं, आपको 30 बंदे ट्रेन करने हैं, आपको 50 करने हैं, आपको 40 करने हैं, सो ऑन। ठीक है, तो मैं सब जगह जो है लोगों को ट्रेन करना शुरू कर दूंगी। तो मेरे जो क्या कहते हैं, जो अंडर आने वाले और फ्रेशर्स होंगे वो भी ट्रेन हो जाएंगे। धीरे धीरे करके सब जो है अपने काम में एफिशिएंट होना शुरू हो जाएंगे। तो मेरे लिए वो एक इकोनॉमीज ऑफ स्केल बन गया। दूसरी चीज़ है टेक्निकल इकोनॉमीज। दिस इज वेरी मच मतलब ट्रू इन टूडे सेंस। ठीक है, आज की सेंस में अगर बात करें तो यू नो दैट कि हमारी जो टेक्निकल एडवांसमेंट है वो बहुत ज़्यादा हो गई है, चाहे वो इंडिया की बात करें चाहे वो ग्लोबल लेवल की बात करें। अब आगे क्या कर रहे थे, हम 10 बंदों को रख रहे थे, ठीक है, अब 10 बंदों को सैलरीज भी दे रहे हैं, हम उनको अकोमोडेशन भी दे रहे हैं, सब कुछ दे रहे हैं। अब उसकी जगह किसने ले ली है, क्योंकि टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट होगी, अब उसकी जगह मशीन ने ले ली है। ठीक है ना, अब ये मेरे लिए भी इकोनॉमीज ऑफ स्केल हो गया, क्योंकि मैं एज अ प्रोड्यूसर मैं क्या कर रही हूँ, मैं उनको जो है उनको रिप्लेस करके मैं एक टेक्नोलॉजी को वहाँ पे रख रही हूँ। अब वो मेरा खर्चा भी बचा रही है। जो मैंने 10 लोगों को सैलरीज देनी थी, अब वो मेरे बच के सिर्फ एक मैंने मशीन रख ली है, वो मशीन जो है वो चलाने का एक बंदा रख लिया मैंने, वो उसको चलाता रहेगा। एंड वो ऑटोमेटिक, कई बार तो ऑटोमेटिक मशीन्स होती हैं, तो ऑटोमेटिक मशीन्स जो है हमारी वर्क करती है, तो उसकी वजह से क्या होगा, मेरा जितना जो कॉस्ट है उसमें मिनिमम हो, जो मेरी कॉस्ट है वो मुझे मिनिमम बेयर करनी पड़ेगी, तो मेरा ज़्यादा से ज़्यादा क्या ही खर्चा हो जाएगा। तो इसीलिए यहाँ पे मेरी टेक्निकल इकोनॉमीज भी आ गई। अब उसके बाद आ गया तीसरी चीज़, इकोनॉमीज ऑफ इंडिविजिबिलिटी। इकोनॉमीज ऑफ इंडिविजिबिलिटी इज सेम। यहाँ पे जो है लॉन्ग रन में इसका फ़ायदा होता है, शॉर्ट रन में इतना फ़ायदा नहीं होता इंडिविजिबिलिटी का जितना लॉन्ग रन में होता है। लॉन्ग रन में क्यों फ़ायदा होता है, क्योंकि यहाँ पे मैं अपने प्लांट साइज में ज़्यादा से ज़्यादा फुल कैपेसिटी तक उसको यूज़ कर सकती हूँ। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास कोई भी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, मान लो लेबर है, उसको मैं पूरी तरीके से यूज़ कर सकती हूँ, क्योंकि मेरे पास बिगर यूनिट है, मैं उसको जो है फुल कैपेसिटी तक, मैंने किसी मैनेजर को रखा वहाँ पे, मैं उसको फुल कैपेसिटी तक यूज़ करूँगी। मैं उसको बोलूँगी कि यू हैव टू ट्रेन द पीपल, सो व्हाट ही विल डू, ही वुड ट्रेन। मुझे अलग से जो है लोगों को जो है ट्रेन करने के लिए उनको किसी और बंदे को नहीं बुलाना पड़ेगा, जैसे मैंने पहले बात करी है। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे इकोनॉमीज ऑफ इंडिविजिबिलिटी भी मिल रही है। उसके बाद बात करते हैं डिस इकोनॉमीज ऑफ स्केल। अब क्योंकि ये पहले मुझे कॉस्ट मिनिमम हुई मेरी, तो वहाँ पे मुझे तो मिल रहा है इकोनॉमीज ऑफ स्केल मिले, पर जैसे जैसे अब एक पॉइंट आ गया जहाँ पे मेरी जो है कॉस्ट जो है वो बढ़नी शुरू हो गई, वहाँ पे मुझे डिस इकोनॉमीज ऑफ स्केल भी पेयर करने पड़ते हैं। अब उनका रीज़न क्या होता है, यहाँ पे ना कई बार क्या होता है, बीच में ना डिफिकल्टीज आनी शुरू, जैसे मैंने प्लांट साइज को इंक्रीज़ किया, मैंने जो है अपने यूनिट्स जो है वो डिफरेंट जगह, मान लो कि मैंने बहुत सारी ब्रांचेज ओपन कर ली, अब डिफरेंट ब्रांचेज ओपन करी, अब हो सकता है कि वहाँ पे जिसको मैंने हायर करा है वो उसको इतनी एफिशिएंटली काम नहीं कर पा रहा। ठीक है, उसको दिक्कतें आ रही हैं, उसको प्रॉब्लम्स हो रही हैं, डे टू डे अफेयर्स में प्रॉब्लम्स आ रही हैं। ठीक है, अब इसके साथ साथ और भी बहुत सारी प्रॉब्लम हो रही है, जैसे टॉप मैनेजरियल पोजीशन पे जो है वो अपना काम ढंग से नहीं कर रहे। ठीक है, ऐसा भी प्रॉब्लम आ सकती है। ऐसी कई प्रॉब्लम्स जो है वो अराइज होती हैं जब हम प्रोडक्शन करते हैं किसी चीज़ की, या जब हम अपने जो है अपनी यूनिट्स को बढ़ाना शुरू करते हैं या अपने प्लांट साइज को इंक्रीज करना शुरू करते हैं, काफ़ी ऐसी प्रॉब्लम्स आती हैं। जैसे इसके साथ साथ और प्रॉब्लम्स आ गई कि जैसे डिसीजन मेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी कोई लेना नहीं चाह रहा। ठीक है, अब जिसको अब ऑन द स्पॉट अगर
कोई काम आ गया या कोई इमरजेंसी आ गई, कोई इशू क्रिएट हो गया, नोबडी इज देयर टू टेक द डिसीजन, ठीक है, नोबडी इज देयर टू टेक एनी पर्सन, मतलब कोई अपना जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी वहाँ पे ले नहीं रहा, तो ये हो सकता है। अब ऐसा भी हो सकता है कि पेपर वर्क्स हो गया, लाइसेंसिंग का वर्क हो गया, इस सब चीज़ों में मुझे बहुत ज़्यादा पैसा खर्चना पड़ सकता है, ठीक है। ट्रैवलिंग के एक्सपेंसेस हो गए, लोगों के रहने के खर्चा। अब मैंने अगर मान लो कि मुझे 10 बंदे ट्रेन करने हैं, तो 10 बंदों की मुझे रहने का खर्चा, अकोमोडेशन होगी, ठीक है, उसकी सैलरीज होगी, सैलरी तो मुझे उसको देनी ही पड़ेगी, ठीक है, सैलरी भी उसको देनी पड़ेगी, अकोमोडेशन, उसका खाने पीना, ये सारी चीज़ों का खर्चा मुझे उठाना पड़ेगा। तो ये जब मैं अपनी यूनिट को बढ़ाती हूँ तो ये सब जो है एज अ डिसइकोनॉमीज ऑफ स्केल जो है मुझे बेयर करने पड़ते हैं। और अगर मैं मान लो कि इसकी बात कर लूँ, डिसइकोनॉमीज ऑफ स्केल एज इन किसी मशीन या किसी इसकी बात करूँ, वहाँ पे मुझे वेयर एंड टेयर करनी हो सकती है। मान लो कि कोई मेरी मशीन है वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, अब उसके सर्विसेज के लिए भी मुझे और पैसा देना पड़ेगा, क्योंकि वो उसकी अब वेयर एंड टेयर होना शुरू हो गई, या तो मुझे उसको रिप्लेस करना पड़ेगा, उसमें भी मुझे खर्चा लगाना पड़ेगा, या मुझे उसकी सर्विस करवानी पड़ेगी, तब भी मुझे अपना खर्चा देना पड़ेगा। तो दिस इज द रीज़न कि क्यों हमारी इंक्रीज जो हमारी कॉस्ट है एक लेवल के बाद जो है वो इंक्रीज होनी शुरू हो जाती है, वो भी रैपिडली, ठीक है। आगे बात करते हैं रिलेशन बिटवीन लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट एंड शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ रिलेशन बिटवीन लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट एंड शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट, ठीक है। अब जैसे हमने बात करी थी पहले कि लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट और शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट में हमने पहले भी बात करी कि हम ना उसकी कंपैरिजन करेंगे या उसमें क्या सिमिलैरिटीज़ हैं हम उसकी बात करेंगे। यहाँ पे हम बेसिकली इनका रिलेशनशिप जानेंगे कि लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट और शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट का क्या रिलेशनशिप होता है। अब देखो इसका जो कर्व है वो ऐसे बनता है, लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट जो है वो ऐसे होता है, लेट मी मेक इट गुड, ये होता है मेरा लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट, ठीक है। ये जो है वो ज़्यादा फ्लैटर होता है सॉरी, ये मेरा यहाँ पे आउटपुट हो जाएगा एक्स एक्सिस पे, और यहाँ पे आ जाएगा मेरा कॉस्ट, ठीक है। अब देखो लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट जो है वो ज़्यादा फ्लैटर होता है, और जो शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट होता है वो थोड़ा सा इस तरीके से बनता है, ठीक है। तो ये मेरा शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट हो गया, ये मैंने डॉटेड बना दिया है के लिए, ओके। तो शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट से ज़्यादा जो फ्लैटर होता है वो लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट होता है। दूसरी चीज़ आती है, मैं यहाँ पे लिखती जाती हूँ, LAC इज मोर फ्लैटर, दूसरी चीज़ होती है कि LAC जो है वो हमारा मोर देन 1 यूनिट्स जो है वो सेवरल प्लांट्स के लिए होता है। LAC इज फॉर सेवरल फर्म्स और प्लांट्स, ठीक है। पर शॉर्ट रन में ऐसा नहीं होता, जो SAC इज फॉर सिंगल प्लांट, ये सिर्फ सिंगल प्लांट में ही होता है, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ हम एक फॉर्म लेते हैं, पर उसमें हम सेवरल फॉर्म्स जो है वो लेते हैं। अब यहाँ पे दोनों ही यू शेप्ड होते हैं, यहाँ पे LAC SAC प्लस LAC बोथ आर यू शेप्ड। बेसिकली आपको क्वेश्चन यहाँ पे कैसे आते हैं, आपको यहाँ पे या तो ये पूछा जाएगा रिलेशनशिप क्या होता है, या ये पूछा जा सकता है जैसे 1 मार्क के क्वेश्चंस में ऐसा आ जाता है कि टेल अबाउट लाइक स्टेट सम सिमिलैरिटीज बिटवीन लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट एंड शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट, या डिससिमिलैरिटीज बिटवीन लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट या शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट। तो बेसिकली ये जो है हम इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें जो ये छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं ना, जो शॉर्ट आंसर्स होते हैं उसमें ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं, या हमारे ऑब्जेक्टिव टाइप में भी ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि जो लॉन्ग रन एवरेज कौन सा ज़्यादा फ्लैटर होता है, लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट ज़्यादा फ्लैटर होता है कि शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट होता है। या ये पूछा जा सकता है कि सेवरल प्लांट्स किस में होते हैं। तो हमें अगर पता होगा, अगर हमें कंसेप्ट पता होगा तो डेफिनेटली वी कुड मार्क कि हाँ ये चीज़ में हमारा जो लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट है वहाँ पे हम सेवरल प्लांट्स की बात करते हैं, पर शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट में हम सिर्फ सिंगल प्लांट की बात करते हैं, ओके।
अब आगे बात करें तो LAC कर्व नेवर कट्स SAC। देखो ये हमेशा टेंजेंट होता है, ठीक है। SAC और LAC जो है वो टेंजेंट होता है मिनिमम पॉइंट्स पे। ये जो पॉइंट है ये ऑप्टिमम लेवल होता है, ठीक है। इसको हम M ले लेते हैं, OM इज द ऑप्टिमम लेवल, ठीक है। ये वाला इसको P ले लेते हैं। तो यहाँ पे जो है वो टेंजेंट होता है बट वो एक दूसरे को कट नहीं करता, ठीक है। दूसरी लास्टली जो है LAC इज नॉट टेंजेंट टू ऑल द SAC। अब जब हमने ये करा, ठीक है, अब आप यहाँ पे भी दे सकते हो, तो ये सबके साथ टेंजेंट नहीं है, उसके मिनिमम पॉइंट पे सबके साथ जो है मिनिमम पॉइंट के साथ जो है वो टेंजेंट नहीं है, वो सिर्फ एक शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट के मिनिमम पॉइंट के साथ टेंजेंट है, ठीक है। तो इट विल बी टेंजेंट टू द SAC कर्व एट इट्स मिनिमम पॉइंट। सिर्फ एक ही शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट होगा जहाँ पे वो मिनिमम पॉइंट के शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट के मिनिमम पॉइंट पे जो है वो टेंजेंट होगा, नॉट इंटरसेक्ट बट टेंजेंट होगा, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ पे जैसे मैं इसको बना के दिखा दूँ तो यहाँ पे ये वाला जो है, ये जो मेरे बनेंगे यहाँ पे नहीं है, क्योंकि यहाँ पे किसी में भी जो है वो मिनिमम कॉस्ट नहीं आ रही। यहाँ पे शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कहीं पे भी मिनिमम नहीं है, इधर भी मिनिमम नहीं है, इधर भी मिनिमम नहीं है, पर सिर्फ इस वाले पॉइंट पे जो है वो मिनिमम है, ठीक है। इसको मैं ग्रीन से कर देती हूँ, ये वाला पॉइंट, दिस इज द पॉइंट जहाँ पे मेरा शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट मिनिमम पॉइंट पे है और लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट मिनिमम पॉइंट पे है, जहाँ पे ये टेंजेंट हो रहे हैं, ठीक है। आगे बात करते हैं हमारा लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट के बारे में। लास्ट हमारा रह गया है लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट। तो लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट क्या बोलता है? लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट बोलता है चेंज इन द, इट रेफर्स टू चेंज in the total cost in the long run due to production of one more or लेस, वन मोर और वन लेस, यहाँ पे कर लेना, ठीक है, वन मोर और लेस यूनिट ऑफ कमोडिटी और गुड। तो इसको हम लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट बोलते हैं। जब मेरी जो लॉन्ग रन में जो है मेरी टोटल कॉस्ट में जो है वो चेंज आता है एक और या एक ज़्यादा, मोर और लेस यूनिट ऑफ कमोडिटी की वजह से, ठीक है। हाँ जी, तो हमारी लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट एंड शॉर्ट रन मार्जिनल कॉस्ट में क्या रिलेशनशिप होता है? तो यहाँ पे क्या होता है कि शॉर्ट रन मार्जिनल कॉस्ट में ना हमने बात करी थी, अगर आपको याद होगा, हमने पिछली क्लास में और उससे पिछली क्लास में भी हमने बात करी थी कि यहाँ पे जो मार्जिनल कॉस्ट कर्व होता है ना यहाँ पे, तो उसमें जो है हमारे वेरिएबल फैक्टर्स ही आते हैं। पर लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट में क्या होता है, यहाँ पे शॉर्ट रन में होता है उसमें सिर्फ वेरिएबल फैक्टर्स आते हैं, और यहाँ पे जो होता है लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट होता है उसमें जो है फिक्स्ड फैक्टर्स होते हैं, वो भी वेरिएबल हो जाते हैं क्योंकि लॉन्ग रन है, ठीक है ना। लॉन्ग रन में फिक्स्ड फैक्टर्स नहीं रहते, वहाँ पे जो है हर चीज़ जो है सारे इनपुट्स, हमने स्टार्टिंग में ही बात करी कि जितने भी हमारे इनपुट्स हैं, जितने भी हमारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, सारे के सारे जो है हमारे वेरिएबल होंगे। तो यहाँ पे जितने भी है सारे के सारे वेरिएबल होते हैं, वहाँ पे सिर्फ वेरिएबल ही हम देखते हैं, वहाँ पे हम फिक्स्ड को इंक्लूड नहीं करते। तो शॉर्ट रन में SMC में only variable factors included। यहां पे क्या होता है हमारा both fixed प्लस वेरिएबल, ये दोनों ही हमारे जो है फिक्स्ड और वेरिएबल ही बन जाते हैं, ठीक है। वेरिएबल factors of production included। ठीक
ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारी लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट है वो क्या स्टेट करती है, इट रेफर्स टू द चेंज इन द टोटल कॉस्ट ड्यू टू द प्रोडक्शन ऑफ वन मोर और लेस यूनिट ऑफ आउटपुट एज अ रिजल्ट ऑफ चेंज इन ऑल फैक्टर्स इंक्लूडिंग दोज फैक्टर्स विच आर फिक्स्ड इन द शॉर्ट पीरियड। जो फिक्स्ड भी होते हैं ना शॉर्ट पीरियड में, लॉन्ग रन में आके वो भी वेरिएबल हो जाते हैं, क्योंकि हमने पहले ही स्टार्टिंग में ही बात कर ली थी कि यहाँ पे जितने भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं वो हमारे वेरिएबल ही होते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं यहाँ पे रिलेशन बिटवीन द LMC एंड LAC। ठीक है, अब मार्जिनल कॉस्ट एंड एवरेज कॉस्ट का रिलेशन क्या होता है। अब इसके रिलेशन की बात करें तो यहाँ पे जो है आप देखो LAC जो है वो फॉल करता है, इसका एक ये बना लो कर्व। ठीक है, ये होता है हमारा LAC। ठीक है, ये हो गया। अब मैं इसको आपको डिफरेंट कलर से बता देती हूँ। ये मेरा हो गया शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट। ठीक है, अब ये मेरा हो गया एक लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट, और इसके ऊपर मेरा बनेगा ये मेरा जो है वो बनेगा यहाँ से शॉर्ट रन मार्जिनल कॉस्ट। ठीक है, ये जो है पॉइंट है ऑप्टिमम लेवल ऑफ आउटपुट का पॉइंट है इधर। ठीक है, ये इसको हम OM देख लेते हैं, इसको P देख लेते हैं। ठीक है, ये जो है मेरा एक साइड कॉस्ट आ जाएगी और दूसरी साइड मेरा आउटपुट आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखो तो LAC जो है वो फॉल कर रही है, आप देख सकते हो। ठीक है, हमारी एवरेज कॉस्ट जो है वो फॉल कर रही है। तो जहाँ पे हमारी एवरेज कॉस्ट जब फॉल करनी शुरू हुई तो हमारी मार्जिनल कॉस्ट जो है वो पहले बिलो थी। ठीक है, इज लेस देन, यहाँ पे मार्जिनल कॉस्ट जो है वो नीचे थी, ये है ना, ये मार्जिनल कॉस्ट इसके नीचे थी। फिर धीरे धीरे एक मिनिमम पॉइंट आया जहाँ पे LAC जो है वो मिनिमम पे है, वहां से ये इसको कट करती है जहाँ पे ये दोनों जो है वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, अब ये जो है वो P पॉइंट है, इस P पॉइंट को जो है हम ऑप्टिमम लेवल भी बोलते हैं। उसके बाद जो है मेरी कॉस्ट राइज करनी शुरू हो जाती है। अब आप देखो यहाँ पे LAC इज राइजिंग एंड LMC इज ऑल्सो राइजिंग, बोथ राइज। ठीक है, LAC भी राइज हो रहा है, LMC बोथ जो है वो राइज कर रहे हैं, और जो P लेवल है उसको हम ऑप्टिमम आउटपुट बोलते हैं, ऑप्टिमम आउटपुट। ठीक है, अब ये ऐसा पॉइंट है जहां पे क्या होता है, SAC शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट, SMC शॉर्ट रन मार्जिनल कॉस्ट, LAC शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट एंड LMC लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट एंड लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट, सब इक्वल होते हैं। ये एक ऐसा पॉइंट होता है, ये आपको याद रखना है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, सो दैट वाज ऑल अबाउट आज की क्लास। ठीक है, आज की क्लास में हमने जो भी चीज़ें डिस्कस करी हैं उसको हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं। हमने बात करी थी ट्रेडिशनल अप्रोच के अंडर लॉन्ग रन कॉस्ट के बारे में। उसमें हमने 3 चीज़ें पढ़ी हैं, टोटल कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट एंड मार्जिनल कॉस्ट, तीनों चीज़ें लॉन्ग रन में। ठीक है, हमने हर किसी का जो है वो ग्राफ देखा है। सबसे पहले हमने देखा कि जो हमारा लॉन्ग रन टोटल कॉस्ट है उसका एक पॉजिटिव ग्राफ बनता है। ठीक है, सबसे पहले वो डिक्रीजिंग रेट पे होता है, फिर उसके बाद वो कांस्टेंट लेवल पे आता है, फिर उसके बाद वो इंक्रीजिंग रेट पे हमारी कॉस्ट जो है वो इंक्रीज होती है। फिर उसके बाद हमने बात करी कि एनवेलप कर्व या लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट। तो यहाँ पे हमने बात करी कि जो शॉर्ट रन के जो मिनिमम पॉइंट है उस पे जो है टेंजेंट होता है लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट जो है उसके मिनिमम पॉइंट पे जो शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट होता है वो टेंजेंट होता है, मतलब बोथ आर टेंजेंट टू ईच अदर। ठीक है, तो यहाँ पे जो है उसका मिनिमम पॉइंट जहाँ पे होगा वहाँ पे ऑप्टिमम लेवल ऑफ आउटपुट होगा, और बाकी सारी जगह पे जो है वो टेंजेंट मतलब मिनिमम पॉइंट पे, बाकी SAC के मिनिमम पॉइंट पे टेंजेंट नहीं होता, डिफरेंट पॉइंट्स पे टेंजेंट होता, बट एक ऐसा शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट होगा जहाँ पे उसका भी मिनिमम पॉइंट होगा और लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट का भी मिनिमम पॉइंट होगा, और ये एक इन्वेलप शेप में बनता है। ठीक है, इसमें हमने 3 चीज़ों की बात करी कि पहले हमारी कॉस्ट जो है वो डिक्रीज करती है, फिर कांस्टेंट लेवल पे आती है, फिर उसके बाद हमारी इंक्रीज करनी शुरू हो जाती है कॉस्ट।
ठीक है। उसके बाद बात करें कि ये यू शेप्ड होता है, इसके रीजंस के बारे में बात करी, जिसमें हमने इकोनॉमीज ऑफ स्केल और डिसइकोनॉमीज ऑफ स्केल के बारे में बात करी। फिर हमने बात करी रिलेशनशिप बिटवीन एवरेज लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट एंड शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट, जिसमें हमने बात करी कि ये ज़्यादा फ्लैटर होता है शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट से, ये ज़्यादा फर्म्स इसमें इंक्लूड की जाती है, दोनों यू शेप्ड होते हैं और साथ में ये कट नहीं करता, लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट को कट नहीं करता। देन हमने मार्जिनल, लास्टली हमने बात करी थी लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट की। लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट में हमने दो चीज़ें पढ़ी हैं, एक हमने लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट और शॉर्ट रन मार्जिनल कॉस्ट का रिलेशनशिप पढ़ा, फिर हमने LMC एंड LAC दोनों का रिलेशनशिप, एवरेज कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट लॉन्ग रन में उनका रिलेशनशिप पढ़ा, और उसके बाद एट द एंड हमने इनके जो है वो कर्व्स देखे कि इनके कर्व्स कैसे होते हैं। यहाँ पे भी हमने देखा कि मार्जिनल कॉस्ट का कर्व यू शेप्ड होता है, ज़्यादा फ्लैटर होता है, और ऑप्टिमम लेवल वहाँ पे होता है जहाँ पे हमारे सारे कॉस्ट कर्व्स जो है वो एक पॉइंट पे जो है वो ज्वाइन कर रहे हैं, जहाँ पे हमारे सारे कॉस्ट जो है एवरेज कॉस्ट, शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट, शॉर्ट रन मार्जिनल कॉस्ट, लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट एंड लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट इक्वल होंगे, वो हमारा ऑप्टिमम लेवल ऑफ आउटपुट होगा। सो दैट वाज ऑल अबाउट टुडेज क्लास। ठीक है, आज की क्लास में जो है हमने डिस्कस करा है वो सारी चीज़ें आप एक बार दोबारा से रिवाइज करोगे, आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। इस क्लास में मैंने इसीलिए आपको शॉर्ट रन के साथ थोड़ा कंपैरिजन करके बताया ताकि आपको बहुत ज़्यादा अच्छे से समझ आ सके कि ये क्या है। तो हमारा आज की क्लास में हमारा ट्रेडिशनल जो कॉस्ट है वो कंप्लीट जो है वो हो चुका है। तो अब जो है हमने नेक्स्ट क्लास में हमने मॉडर्न थ्योरी करनी है। जितनी हमारी ट्रेडिशनल अप्रोच थी वो सारी की सारी कंप्लीट हो चुकी है। पूरा जो ट्रेडिशनल अप्रोच के हमारे 3 जो है वो हमारे वीडियोस बने हैं। तो आप तीनों वीडियोस को, अगर आपने पुरानी वीडियोस नहीं चेक करी तो आप एक बार पुरानी वीडियोस भी चेक कर लेना, ठीक है, आप उसको भी एक बार रिवाइज करना, सो यू वुड अंडरस्टैंड आज का टॉपिक ज़्यादा बेटर तरीके से। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ, और साथ के साथ अगर आप चैनल पे नए हो तो आप ज़रूर सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगली वीडियो में।